धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण। अभी हमने देखा था धारामापी का अमीटर में रूपांतरण। तो जब हम धारामापी के साथ समांतर क्रम में प्रतिरोध को जोड़ देते हैं, शंट को जोड़ देते हैं, तो ये बन जाता है अमीटर। और जब हम धारामापी के साथ प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ देते हैं तो ये बन जाता है वोल्ट मीटर। तो हम देखते हैं धारामापी का वोल्ट मीटर में रूपांतरण कैसे होता है। तो सबसे पहले तो वोल्ट मीटर क्या होता है? वोल्ट मीटर एक ऐसा उपकरण है जिसकी सहायता से परिपथ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच का विभवांतर ज्ञात किया जाता है। दोनों पॉइंट के बीच में विभव में अंतर क्या है, तो इसके लिए हम वोल्ट मीटर का यूज़ करते हैं। फिर धारामापी को वोल्ट मीटर में परिवर्तित करने के लिए उसकी कुंडली के साथ क्या करा हमने? श्रेणी क्रम में लगा दिया प्रतिरोध, उच्च प्रतिरोध। अब माना कि धारामापी की, अब देखो श्रेणी क्रम में क्या होता है कि जितना करंट यहाँ से जा रहा है वो सीधा सीधा यहाँ तक चला जाएगा। अब समांतर में क्या था कि करंट बट जाता था कि करंट यहाँ से आया आई, लेकिन थोड़ा इधर चला गया, थोड़ा इधर चला गया, तो अलग अलग करंट हो जाता था। अब जब सीधा ही सीधा जाना है तो वही करंट पूरा इधर पर जाएगा, तो आई जी इसमें भी जाएगा और आई जी इधर आर में भी जाएगा, लेकिन अलग अलग थोड़ा विभव इनका अलग अलग हो जाएगा। वहाँ पर समांतर में विभव समान था लेकिन श्रेणी में विभव अलग होगा। तो अब क्या है, चालक तार का प्रतिरोध आर है, इसमें आई जी धारा बह रही है। ओम का नियम क्या कहता है कि V बराबर आई आर है, मतलब करंट इंटू प्रतिरोध। अब यहाँ पर विभव क्या है, दोनों जगह अलग अलग है, तो टोटल विभव कितना हो जाएगा? दोनों विभव को जोड़ देंगे, आई जी जी प्लस आई जी आर, इन दोनों को हमने जोड़ दिया, यहाँ प्लस है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर भी प्लस है, तो यहाँ हम वैल्यू पुट करेंगे। सबसे पहले हमने आई जी ये देखो आई जी को हमने क्या करा, कॉमन ले लिया, तो हमारे पास बचा जी प्लस आर। अब हम इस आई जी को भी के नीचे भेज देंगे, तो भी अपॉन में आई जी बराबर हो जाएगा जी प्लस आर। अब हमें निकालना है आर की वैल्यू, तो आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, इस जी को उस साइड ट्रांसफर कर दो, तो भी अपॉन आई जी माइनस जी, तो ये हमारे पास आ गई आर की वैल्यू, ये आ गई। यहाँ पास प्रतिरोध हो गया। अब देखते हैं अमीटर और वोल्ट मीटर में अंतर क्या होता है। अमीटर, इसकी सहायता से परिपथ में बहने वाली धारा मापी जाती है। वोल्ट मीटर, इसकी सहायता से परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर नापते हैं। वोल्ट मीटर, वोल्ट क्यों यूज करते हैं? विभव के लिए, तो हम विभवांतर नापेंगे। सेकंड, इसकी कुंडली के लिए, इसकी कुंडली के साथ समांतर क्रम में हमने शंट जोड़ा था। वोल्ट मीटर में क्या करा हमने, इसकी कुंडली के साथ श्रेणी क्रम में हमने उच्च प्रतिरोध का तार जोड़ दिया है। अब इसे परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, इसे परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इसका प्रतिरोध कम होता है, इसका प्रतिरोध ज़्यादा होता है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध 0 होता है और एक आदर्श वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अनंत होता है। बहुत बड़ा वाला प्रतिरोध लगाया था इसलिए वो अनंत मानेंगे और दूसरे वाले को 0 मानेंगे। फिर एक कुछ क्वेश्चन है कि चल कुंडली धारा मापी की कुंडली मध्य नर्म लोहे का क्रोण क्यों रखा जाता है? तो इसमें आखिर है क्या, ये क्रोण मतलब बीच में रखा जाता है, कुंडली के बीच में। अगर ये कुंडली है तो इसके बीच में हम ये क्रोण भर देते हैं। आखिर ऐसा क्यों है, और वो भी नर्म लोहे का क्यों है? तो इसके दो कारण हैं। दोनों ध्रुव खंडों के मध्य चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण बढ़ जाता है। सेकंड, चुंबकीय क्षेत्र की त्रिज्यीय होने में सहायता मिलती है। तो ये इसके दो कारण हो गए क्यों नर्म रखा जाता है। सेकंड है, एक गतिमान आवेश कौन कौन से क्षेत्र उत्पन्न करता है और स्थिर क्या करता है, तो हमें ये बताना है। तो एक गतिमान आवेश चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र, ये लिखा है, और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। लेकिन जो स्थिर आवेश मतलब गतिमान आवेश मतलब चल रहा है आवेश, गति में है, तो वो ये सब कुछ करेगा। जैसे कि हम एक वायर में ले लेते हैं, वायर में हमने करंट फ्लो करी, तो अगर इसमें करंट जा रही है इसका मतलब चार्ज ही तो है जो चल रहा है, तो चलता हुआ चार्ज क्या क्या करेगा, चुंबकीय क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र दोनों उत्पन्न करेगा।
किंतु स्थिर आवेश क्या करता है? तो स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है, सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड उत्पन्न करेगा स्थिर आवेश, और चलता हुआ आवेश मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों उत्पन्न करेगा। ठीक है, धारावाही चालक केवल चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करता है। ये चालक है, ये सिर्फ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करेगा, ये वाला। और अगर वहीं पर एक सिंगल चार्ज जो है, जो कि चल रहा है, मानो प्रोटॉन चल रहा है या इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब जैसे ये प्रोटॉन चल रहा है, तो प्रोटॉन चलता चलता क्या करेंगे, जो हमने साइक्लोट्रॉन पढ़ा था, तो उसमें क्या था, मैग्नेटिक फील्ड भी थी और इलेक्ट्रिक फील्ड भी थी। फिर एक गतिमान आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र द्वारा किया गया कार्य कितना होता है? चुंबकीय क्षेत्र एक गतिमान आवेश पर शून्य कार्य करती है, क्योंकि गतिमान आवेश पर लॉरेंज बल वेग के लंबवत हो जाता है। तो जब लॉरेंज बल वेग के लंबवत हो जाए, लॉरेंज बल क्या होता है, F/q/v sin थीटा। ठीक है, तो जब ये दोनों एक दूसरे के लंबवत हो जाएंगे तो हमारा कार्य हो जाएगा शून्य। फिर है किसी क्षण एक आवेशित कण एक लंबे व सीधे धारावाही तार के समांतर गतिमान है, क्या इस पर कोई बल कार्य करता है? कण का कार्य कैसा होगा? तो धारावाही तार के चुंबकीय क्षेत्र के कारण आवेशित कण पर बल कार्य करेगा। यह बल आवेशित कण के लंबवत है, अतः कण का मार्ग वृत्ताकार होगा। तो हमने ये तो पढ़ ही लिया था कि अब जब वो चुंबकीय क्षेत्र में जाता है तो क्या होता है, उस पर बल कार्य करता है, वो वृत्त की उसमें घूमता हुआ वृत्ताकार मार्ग पर चलने लगता है। फिर गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल द्वारा किया गया कार्य कितना है? ये तो अब भी देखा था, ये शून्य है। फिर है किस स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान इलेक्ट्रॉन अधिकतम बल का अनुभव करते हैं? तो F बराबर Q/v sin थीटा। जब हमारा sin थीटा 90 हो तो sin थीटा 1 हो जाएगा। यहाँ जब रखेंगे तो F बराबर Q/v आ जाएगा। अतः जब इलेक्ट्रॉन चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करता है तो अधिकतम बल का अनुभव करेगा। किस स्थिति में एक समान चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश न्यूनतम बल का अनुभव करता है? तो जब आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है तो उसमें सबसे कम बल लगता है। किसी चुंबकीय क्षेत्र में गुजरते समय एक प्रोटॉन विक्षेपित नहीं होता, यह किस परिस्थिति में संभव है? तो जब वो चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करे, अब भी देखा था ये वाला। फिर धारामापी चुंबक के ध्रुव अवतल बेलनाकार बनाते हैं, ऐसा क्यों? तो ताकि चुंबकीय क्षेत्र जो है वो त्रिज्यीय रहे, इसलिए हम इसको बेलनाकार बनाते हैं। फिर है किसी विद्युत परिपथ में अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, क्यों? क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत ही कम होता है और इसकी सहायता से परिपथ में बहने वाली संपूर्ण धारा को मापा जा सकता है। फिर चुंबकीय क्षेत्र में स्थिर आवेश कितने बल का अनुभव करता है? तो चुंबकीय क्षेत्र में अगर कोई आवेश बिल्कुल कहीं नहीं जा रहा, सिंपल सीधा रखा है, तो क्या हो जाएगा, उस पर वेग 0 हो जाएगा, और वेग 0 होगा तो उस पर फोर्स भी 0 हो जाएगा, बल भी 0 हो जाएगा। फिर है अल्फा बीटा गामा किरणों में से चुंबकीय क्षेत्र की प्रवृत्ति क्या होती है? तो अल्फा और बीटा किरणों के लिए ये लागू हो जाता है। चल कुंडली धारा मापी में चुंबकीय क्षेत्र की प्रवृत्ति क्या होगी? तो हमने देखा था त्रिज्यीय होती है। एक आदर्श अमीटर का प्रतिरोध कितना होता है? अमीटर का तो 0 होता है और वोल्टमीटर का अनंत। किसी विद्युत परिपथ में अमीटर और वोल्टमीटर को किस प्रकार जोड़ते हैं? तो सिरों पर चुंबकीय क्षेत्र, केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का आधा, नहीं ये वोल्टमीटर का है ही नहीं, ये हटा देना। फिर एक धारावाही टॉरॉइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र बताइए। तो इसके अंदर कितना होगा, टॉरॉइड के अंदर चुंबकीय क्षेत्र, और टॉरॉइड के बाहर क्या होगा?
तो सबसे पहले तो चुंबकीय क्षेत्र टॉरॉइड के अंदर होगा म्यू नॉट एन आई एन एल, म्यू नॉट एन एल, और अंदर क्या होगा, टॉरॉइड कैसा बनता है, ऐसा जो है उस पर हम वायर पर ये एक नली पर कुंडली लपेट देते हैं। अब इसके अंदर इधर पर सेंटर में देखा जाए तो कोई करंट नहीं है, तो मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगी 0। बाहर यहाँ पॉइंट पर देखा जाए कोई करंट नहीं है, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड 0। बचेगी कहाँ, मैग्नेटिक फील्ड होगी कहाँ, इसके अंदर। तो अंदर कितनी होगी, म्यू नॉट एन एल। इसके बाहर कितनी होगी, यहाँ पर इस पॉइंट पर B = 0, और इसके अंदर वाले हिस्से पर कितनी होगी, B = 0।